Hello everyone, myself Ramvilas Meena, Assistant Professor Chemistry from Government College, कोटा। आज का हमारा टॉपिक है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। बीएससी पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट है, उसका फर्स्ट वीडियो में हमने लिमिटेशन ऑफ वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसे पढ़ने से पहले हम डी ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे, शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। हम सभी जानते हैं डी ऑर्बिटल 5 प्रकार के होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स वाई जेड अक्ष के सापेक्ष ओरिएंटेशन के हिसाब से इनको कैटेगराइज किया गया है। T2G कक्षक जिन्हें DXY, DYZ और DXZ को T2G कक्षक बोलते हैं या बत के नाम से जानते हैं, ये X और Y अक्ष के मध्य 45 एंगल पर XY तल में ओरिएंटेड होते हैं, अभिविन्यासित होते हैं। EG कक्षक जिसमें DZ स्क्वायर Z अक्ष के सापेक्ष ओरिएंटेड होता, बीच में वलय होती है। इसी तरह डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स और वाई अक्ष के तल में, एक्स वाई तल में एक्स और वाई अक्ष के सापेक्ष अभिविन्यासित होता है या ओरिएंटेड होता है। इस पर विशेष ध्यान देंगे डी कक्षक की आकृति, क्योंकि मेन स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल CFT की बेस है। डी कक्षक की आकृति द्विध्रुव डंबल आकार होती है। इसकी संख्या 5 होती है क्योंकि इनके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या ml के मान -2 से +2 तक होते हैं। डी कक्षक के लिए कोणीय संख्याओं का मान 2 तथा मुख्य क्वांटम संख्या का न्यूनतम मान 3 होता है। 5 कक्षकों में क्रमशः T2G, DXY, DYZ, DXZ तथा EG DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर से लिखा जाता है। DZ स्क्वायर के अतिरिक्त सभी D कक्षकों की आकृति द्विडंबलाकार होती है। आप देखें, ये भी DXY भी है, आपको YXZ भी द्विडंबलाकार है। आप DZ स्क्वायर को छोड़कर सब द्विडंबलाकार होती है। इसमें भी विशेष है कि DXY, YZ और DXZ दोनों पोलियां अक्षों के मध्य, जिस XY है तो XY तल में X और Y अक्ष के मध्य 45 डिग्री के कोण पर अभिविन्यासित होती है। DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की दोनों पोलियां अक्षों पर अभिविन्यासित होती हैं और डी कक्षकों में नोडीय तलों की संख्या 2 होती है। 2 नोडीय तल प्राप्त पाए जाते हैं। DZ स्क्वायर कक्षक में एक डंबल और एक सेकेंडरी वलय पाई जाती है। ठीक है, ये जेड स्क्वायर जेड अक्ष के सापेक्ष अभिविन्यासित होती है। आप यहां नोडीय तलों को देख सकते हैं। इसकी भिन्न भिन्न पॉलियों को या डंबल्स को दिखाने के लिए अलग अलग कलर का यूज लिया है। DXY X और Y तल के मध्य स्थित है, X और Y के तल के मध्य स्थित है। DXZ X और Y X व Z तल में क्रमशः X व Z अक्ष के मध्य स्थित है इसकी पॉलियां। इसी तरह DYZ DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ 3DZ स्क्वायर, आप देखो ये Z अक्ष के सापेक्ष अभिविन्यासित है और बीच में वलय है। अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की अभिक्रियत या पोस्टुलेट ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत प्रमुखतः निम्न अभिक्रियतों पर आधारित है। ऋणावेशित आयन, जैसे कोई भी लिगेंड ले लीजिए, साइन एन माइनस, Cn माइनस, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म
युक्त उदासीन अणु NH3 जिस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में लिगेंड होते हैं, जिनका ऋणावेशित ध्रुव धातु आयन की तरफ होता है। इन लिगेंड को बिंदु आवेश या पॉइंट चार्ज के रूप में मानते हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है इसमें, लिगेंड को पॉइंट चार्ज के रूप में माना, मेटल आयन आपका धनावेश के रूप में एक्ट करेगा और लिगेंड आपका ऋणावेश के रूप में एक्ट करेगा। सेकंड है, केंद्रीय धातु आयन एवं लिगेंडों के मध्य केवल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। CFT में यह माना गया है कि जिस लिगेंड वो मेटल सेंट्रल मेटल आयन एटम के मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वो आपस में बंधे होते हैं। इन दोनों कक्षकों के मध्य कोई अंतःक्रिया नहीं होती। धातु व लिगेंड के मध्य के बंध की प्रकृति आयनिक होती है। थर्ड है, धातु परमाणु आयन के पांचों डी कक्षक समान ऊर्जा वाले होते हैं। जब धातु आयन लिगेंड या कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता उस समय डी कक्षक डीजनरेट होते हैं, मतलब उनकी एनर्जी समान होती है। लेकिन संकुल बनाने के लिए जो ही लिगेंड इनके संपर्क में आते हैं, इनकी ऊर्जा समान नहीं रह पाती, वे विभिन्न ऊर्जा वाले कक्षकों में स्प्लिट हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। इस विभाजन के फलस्वरूप कुछ डी कक्षक अपनी औसत ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले हो जाते हैं, जबकि शेष उच्च ऊर्जा वाले हो जाते हैं। इसके बाद इनमें इलेक्ट्रॉनों का हून नियम के अनुसार पुनर्वितरण हो जाता है। इस प्रक्रम में चूंकि काफी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा में स्तर में चले जाते हैं, अतः कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त हुई ऊर्जा को क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा या CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट पढ़ेंगे हम डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन एन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। आप इमेजिन करें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में। ऑक्टाहेड्रल में एक सेंट्रल मेटल आयन, ये जो आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दिखाई, सेंटर में M सेंट्रल मेटल आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस अष्टफलक के हर कॉर्नर में जो 8 कोने हैं एक लिगेंड रिप्रेजेंट कर रहा है। मेटल आयन और लिगेंड के मध्य जो ये माना जाता है या XYZ अक्ष के सापेक्ष लिगेंड मेटल आयन से अटैच्ड होता है। आप यहाँ देख लीजिए इस चित्र के अनुसार ये लिगेंड X अक्ष पे है, दूसरा -X पे है, एक Y पे है, ये -Y पे है, ये Z पर है, ये -Z पे है। सभी लिगेंड एक्सिस पे स्थित है। इसके अनुसार 6 लिगेंड एट वर्टिक्स। आप ये देखें, अगर डी कक्षक जो कि शुरुआत में जब सेंट्रल मेटल आयन के रूप में रहते हैं, जब लिगेंड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, संकुल नहीं बनता सेंट्रल मेटल आयन के साथ मिलके, तब डी ऑर्बिटल की एनर्जी डीजनरेट रहती है, मतलब समान ऊर्जा रहती है। जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल आयन को, तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म तथा डी ऑर्बिटल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में आपस में रिपल्शन होगा। ये रिपल्शन इनकी एनर्जी बढ़ा देगा। इस तरह से डी कक्षक की औसत एनर्जी बढ़ जाएगी। जिस तरह से लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करेगा, उसके हिसाब से इनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। आप यहां देखें,
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड एक्सिस के थ्रू अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल आयन को। तो ऐसे डी ऑर्बिटल जो एक्सिस पे जिसमें जिनकी लोबी एक्सिस पे उपस्थित रहती है उनमें रिपल्शन ज्यादा होगा। जैसे डी जेड स्क्वायर जो जेड एक्स के सब के सापेक्ष अभिविन्यासित होते हैं उसकी लोबी। इसी तरह डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उसमें एक्स और वाई के अक्ष के सापेक्ष अभिविन्यासित होती है। तो डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनमें और डी और इसमें लिगेंड में आपस में रिपल्शन ज्यादा होगा। इसकी अपेक्षा अगर देखें डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स जो कि एक एक्सिस के मध्य उपस्थित अभिविन्यासित होते हैं इनमें रिपल्शन कम होगा। तो जो डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड है जिनको हम T2G बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में उनमें आपस में रिपल्शन कम होने की वजह से उनकी एनर्जी स्लाइटली कम होगी, जबकि EG कक्षकों की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो डी कक्षकों की स्प्लिटिंग से डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर कक्षकों की एनर्जी बढ़ जाएगी, जबकि T2G कक्षकों की एनर्जी घट जाएगी। और जो ये डिफरेंस आएगा इसे हम डेल से या रिप्रेजेंट करेंगे जो कहते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसे हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए है तो इसे हम डेल ओ के से रिप्रेजेंट करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इसे हम आगे समझते हैं। जैसे सेंट्रल मेटल यहां मेटल डी ऑर्बिटल्स है जिसमें डी एक्स स्क्वायर डी जेड स्क्वायर आपके एक्स के सापेक्ष होते हैं, जबकि डी एक्स वाई डी एक्स जेड और डी वाई जेड आपके एक्सिस के मध्य अभिविन्यासित होते हैं। तो जब अप्रोच करते हैं लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन की तरफ तो इसकी एनर्जी स्लाइटली जो कि डी जेड डी ऑर्बिटल होते हैं उनकी एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल वो बढ़ जाएगी, जिसे बोलते हैं एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। जैसे ही लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच करता है तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाएगी और चूंकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो कि EG कक्षक है और एक्सिस के सापेक्ष अभिविन्यासित होते हैं वो लिगेंड के साथ में ज्यादा रिपल्शन दिखाएंगे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक्स लिगेंड एक्सिस के थ्रू अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल आयन को, तो ये इनमें रिपल्शन ज्यादा होगा और इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो और डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड जो कि T2G कक्षक है उनकी एनर्जी स्लाइटली गिर जाएगी। तो इस तरह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है। अब ये टोटल एनर्जी डेल 0 है, जिसे आप 10dq से भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं लिखा होगा। चूंकि इसको स्प्लिट हुए इनको डिवाइड करेंगे हम, जो एवरेज एनर्जी से 3/5 डेल 0 अधिक होगी EG कक्षकों की एनर्जी, जबकि T2G कक्षकों की 2/5 डेल स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स डेल O से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होगी T2G कक्षकों की 2/5 डेल 0 डेल O। अब इसी तरह हम चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपटन या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे। इसमें हमने ऑक्टाहेड्रल में एक अष्टफलक लिया था, इसमें हम एक क्यूब से समझने की कोशिश करेंगे कि सेंट्रल मेटल या केंद्र में धातु परमाणु के चारों तरफ 4 कोनों पर लिगेंड कैसे उपस्थित होते हैं। आप ये एक घन है, घन में सेंटर में मेटल आयन M से उपस्थित होगा चतुष्फलकीय संकुलों में, और घन के
कोनों पे एकांतर, एक कोना छोड़कर एक पे एक तरह से चतुर्भुज के रूप में लिगेंड उपस्थित होंगे। ये लिगेंड है। जो कि एक्स और वाई एक्सेस के सापेक्ष न होकर एक्सेस और लिगेंड के मध्य डिफरेंस होगा, मतलब मध्य उपस्थित होंगे, न तो मध्य होंगे न एक्सेस के सापेक्ष होगा। जो कोण बनाता है ईजी कक्षक और मेटल और लिगेंड के मध्य, तो वो 54 डिग्री 44 इंच का एंगल बनता है ईजी कक्षकों के लिए। जबकि अगर T2G कक्षकों की बात करें, जो कि आपके T2G कक्षक जो कि आपके एक्सेस के मध्य होते हैं, ईजी कक्षक आपके एक्सेस ओरिएंटेड होते हैं, T2G कक्षक आपके एक्सेस के मध्य ओरिएंटेड होते हैं। उनसे जो कोण बनता है 35 डिग्री 16 मिनट्स, ये आपका। तो आप यहां देखेंगे ईजी कक्षक के तुलना में T2G कक्षक का जो एंगल है वो कम है, तो रिपल्शन T2G कक्षक ज्यादा फील करेंगे चतुर्भुज के संकुलों में बनस्पत ईजी कक्षकों के। तो रिपल्शन की वजह से T2G कक्षकों की एनर्जी स्लाइटली बढ़ जाएगी, जबकि ईजी कक्षकों की एनर्जी स्प्लिटिंग होने के बाद में गिर जाएगी एवरेज एनर्जी से। आप यहां देखें डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एंड टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। शुरुआत में समान ऊर्जा वाले पांचों डी कक्षक डी जनरेट होते हैं, मतलब उनकी एनर्जी समान होती है। जैसे ही लिगेंड अप्रोच करते हैं और लिगेंड चतुष्फलक में के एकांतर कोणों पर और एक्स वाई जेड के एक्सेस के मध्य अप्रोच करते हैं, तो T2G कक्षक ज्यादा रिपल्शन फील करते हैं, इसलिए उनकी एनर्जी स्लाइटली बढ़ जाएगी, जबकि ईजी कक्षकों गिर जाएगी। जो एवरेज एनर्जी से T2G कक्षकों की एनर्जी बढ़ जाएगी, जबकि ईजी कक्षकों की गिर जाएगी। इस एनर्जी गैप को डेल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हो गई, और टी फॉर टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ईजी कक्षकों की 3/5 माइनस 3/5 डेल टी होगी, और T2G कक्षकों की एवरेज कक्षकों से एनर्जी 0.4 या 2/5 डेल टी होगी, स्लाइटली हायर। तो चतुष्फलकीय संकुलों और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए हमने स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल पढ़ लिया है। अगर इसको हम साथ में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ फ्री मेटल आयन के हिसाब से जब सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल डीजनरेट होते हैं, तो उसके बाद में जैसे लिगेंड अप्रोच करता है, स्लाइटली बढ़ी हुई एनर्जी में डी ऑर्बिटल है यहाँ पर। उसके पश्चात ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये इसके अंदर T2G कक्षक जो कि एक्सेस के मध्य ओरिएंटेड है, ऑक्टाहेड्रल में कम रिपल्शन फील करते हैं, तो इनकी एनर्जी गिर जाती है और ईजी कक्षकों की एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये डेल ऑक्टाहेड्रल इस तरह से लिखा गया है। इसी तरह टेट्राहेड्रल में T2G लिखेंगे नहीं, सिर्फ T2 लिखेंगे ऑक्टाहेड्रल के लिए, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, जबकि ई कक्षकों की एनर्जी गिर जाएगी। ऑक्टाहेड्रल के लिए हम सिर्फ ई लिखेंगे, dx² माइनस वाई स्क्वायर dz², और जो रिलेशन बिटवीन होता है डेल टेट्राहेड्रल और डेल ऑक्टाहेड्रल के मध्य, या स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के लिए, वो डेल टेट्राहेड्रल
4/9 डेल ऑक्टाहेड्रल होगा। ये भी हम बताएंगे कि कैसे होगा। 2/3 डेल ऑक्टाहेड्रल होगा। और ये अंतर क्यों आ रहा है ये नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।